मेरे दोस्त की बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए अपने घर पर लेकर जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। मैं अपने घर वापस आया तो अपने बीवी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो आज फिर शाम को नीरज मेरे सिर पर खड़े होकर जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि रोज रोज नीरज के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वह असहज महसूस करती है। लेकिन पता नहीं यह सब नीरज की नज़रों से कैसे छुपा हुआ था। वह हफ्ते में 2-3 बार जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर लेकर जाता था। नीरज और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमारे बीच दोस्ती भी खूब थी। मेरी शादी हुई तब वह सिर्फ एक बार ही मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैंने कहा, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। नीरज ने कहा, क्यों? कारण बताओ। जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना बना लेता हूँ। मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वैसे भी आज घर जाने में बहुत लेट हो गया है। नीरज ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा, यह मजबूरी वाली बात है। तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माता पिता एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी कंपनी की तरफ से दिए हुए घर में रहते थे। खैर, मैं नीरज से जान छुड़वाकर ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस समय मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अस्मिता और मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में मैं जब भी ऑफिस से घर लौटता था तो अपनी बीवी को घर पर ही पाता था। उसका इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली सी बात थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास गया और बोला, भाई साहब, मैं सब कहाँ गई है? कुछ बात कर गई है? चौकीदार ने बोला, साहब जी, वे रोज की तरह ही घर से निकल गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। यह वह क्या कह रहा था? रोज की तरह घर से निकलती थी तो क्या वह अक्सर घर से बाहर जाती थी? तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? मैं बोला, भाई साहब, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मेम साहब आ जाएगी तो खुद ही पूछ लेना। मैं सर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? इसी तरह 2 घंटे बीत गए थे। तभी नीरज का फोन आया। उसने कहा, अंकल का चेकअप हो गया क्या? डॉक्टर कुछ कह रहे थे? मैंने कहा, नहीं यार, पापा ने आज जाने से मना कर दिया था। वह किसी काम में बिजी थे। नीरज की आवाज में चिंता झलक रही थी। वह बोला, श्याम, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। नीरज की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बोला, क्या करता यार? इतना कहकर मैंने फोन रख दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। वह बोली, श्याम, सॉरी, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने सर हिला दिया और बहुत ध्यान से अस्मिता के चेहरा देखने लगा। वह कुछ टेंशन में लग रही थी। मैंने कहा, अस्मिता, कहाँ गई थी तुम? वह नजरें चुराकर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने सर हिलाया और उससे कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुराकर बात करें। खैर, उसने खाना बनाया, फिर हम खाना खाने बैठ गए थे तो अस्मिता कहने लगी, श्याम, आप तो पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? अस्मिता की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा पिताजी को अस्पताल लेकर जाने का कोई इरादा नहीं था और न ही उनका चेकअप की जरूरत थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी, ताकि मुझे नीरज के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी बीवी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैंने अस्मिता की तरफ देखा और बोला,
मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वह कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई थी और फिर बोली, मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था। तब मुझे पता चला कि आप पिताजी को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपने पड़ोसन के घर गई थी। मैंने अपना सिर हिला दिया। आज अस्मिता बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके चाल ढाल में बहुत फर्क था। मैं इन सब से बहुत परेशान हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थीं। मेरी बीवी कहाँ जाती होगी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि अस्मिता और मेरी शादी को केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। अस्मिता मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। हम दोनों में शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था। अस्मिता तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। अब तो हमारी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तब नीरज मुझ पर नाराज हो गया था। वह बोला, कल तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम्हें पता है मेरी बीवी कितनी नाराज हो गई थी कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिना वजह मुझे मेहनत करवा दिए। मैंने कहा, यार नीरज, मैं भाभी के घूंघट का ख्याल करके नहीं आया था। वह घूंघट में रहती है। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। नीरज कहने लगा, यार, मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वह ऐसा ही करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाभी के बीच झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर नीरज हंसने लगा था। वह बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है अस्मिता भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी कहती है कि नीरज, मेहमानों को खाना खिलाने का भी भगवान इनाम देते हैं। मैं नीरज की बातें सुनकर एकदम से हल्का हो गया था और बोला, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर चलूंगा। नीरज मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा था कि अब नीरज की बीवी मुझे खाने पर बुलाने से रोक देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहेगा। इस बार नीरज ने कहा, तुम्हारी भाभी ने पाव भाजी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो यह सोचकर हैरान हो जाता था कि नीरज की बीवी को कैसे पता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, नीरज ने मुझे बोला तो मुझे साथ जाना ही पड़ा था। अस्मिता कहने लगी, यह गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं। वह एक दूसरे के राजदार होते हैं। उनमें ऐसा चाहिए कि वह एक दूसरे से हर बात शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है। मैं बोला, जब पति बिना बताए घर से चला जाता है तब बुरी बात होती है। यह कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीवी सुनते ही नाराज हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई थी। वह कहने लगी, ना जाने नीरज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर बाहर क्यों चली जाती है। वह मुझे बहुत सीधे तरीके से बात भी सकती है कि श्याम, जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने सहेली के घर गई थी, या फिर वह जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो भेज सकती थी। फिर वह मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि वह कभी घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं अस्मिता के साथ इस तरह की बातें घुमा फिरा कर इसलिए कर रहा था कि शायद वह घबराकर मुझे पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही दोष डाल चली गई। इसका मतलब यह था कि अस्मिता जहां जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरी बीवी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का फैसला किया था। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलाया था। मैं बोला, भाई साहब, मेम साहब कितने बजे घर से बाहर निकलती है? वह सोच में पड़ गया और बोला, वह घर से तभी निकलती है जब आपके ऑफिस की छुट्टी का समय होता है, और भगवान की करनी यह होती है कि उस दिन आप भी घर देर से लौटते हैं, लेकिन आपके आने से पहले पहले मेम साहब घर पर पहुंच जाती है।
मैंने चौकीदार को धन्यवाद दिया और अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जानकारी दी थी, उससे यह मालूम होता था कि किसी न किसी तरह से अस्मिता को पहले ही पता चल जाता होगा कि मैं नीरज के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि अगर मैं अपनी बीवी को अपने बारे में नहीं बताता, तो उसे मेरी इस बात के बारे में कौन बताता होगा? मुझे अस्मिता पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता था कि वह मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी यह सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थीं। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बाद परेशान सा रहने लगा था। नीरज को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वह बोला, क्या बात है श्याम, तुम आजकल बड़े परेशान से लग रहे हो? अब मैं भला उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। मैंने बात बना दी और बोला, बस पिताजी की वजह से दुखी हूं। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही नहीं होता। और यह बात सच भी थी। नीरज कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा था। उसने बताया कि वह हर समय साय की तरह पिताजी के साथ रहता है। पिताजी की दवाई भी बदल दी गई है, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहे हैं। नीरज बोला, यह तो बेहद चिंता का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएं। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट में चलते हैं। आज मेरे बीवी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। थोड़ा मार्केट घूमेंगे तो तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैंने न में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मगर वह नीरज ही क्या, जो मेरी बात मान लेता। वह तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कसम देने लगा था। मैं नाराज हो गया और बोला, यार, क्या तुम हर समय छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो? कभी कभी दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। नीरज ने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का कोई अनुभव नहीं है। मैं भारी मन से उसके साथ चल पड़ा था, लेकिन सच कहूं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह तो गम की तरह चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मेरी दोस्ती नीरज से हुई थी। वह बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता था। वह तो चाहता था कि सिर्फ उसकी ही बात सुनी जाए। मैं अपने घर के हालातों के कारण बहुत चिंतित था। ऊपर से नीरज ने मेरे नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, मैं अकेला ही नहीं था। फिर भी न जाने वह मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वह कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए पायल लेना चाहता हूँ। डिजाइन पसंद करने में तो मेरी मदद करना। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नज़र एक बेहद खूबसूरत पायल पर पड़ी। वह इतनी मस्त थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, यह ले लो, भाभी को भी पसंद आ जाएगी। नीरज ने मेरे पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज अस्मिता घर पर ही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि आजकल मैं इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। अस्मिता मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वह कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूं हाँ में ही जवाब देता रहा। फिर वह बोली, श्याम, नीरज के साथ आपकी दोस्ती कैसी हुई? मैं उसके सवाल से चौंक गया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि जब से अस्मिता और मेरी शादी हुई थी, वह किसी न किसी तरह हर बातचीत में नीरज को ले ही आती थी और मुझे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह नीरज में इस तरह क्यों दिलचस्पी लेती थी। मैंने कहा, नीरज से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले ही हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। मुझसे पहले ऑफिस में कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया है। अब तो हर समय वह मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ। वह इसलिए क्योंकि उसकी बीवी हरदम घूंघट में ही रहती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नीरज तो मेरी बात समझता ही नहीं। वह हर बात में मेरे से जिद करता है। अब मैं उससे थक चुका हूँ। अस्मिता झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुश नसीब इंसान वह होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था।
आज मैंने अस्मिता को नीरज के बारे में विस्तार से बता दिया था। तभी अस्मिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, श्याम, अगर आपको कभी पता चले कि नीरज ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? अस्मिता बोली, निजी जिंदगी में, मेरा मतलब है आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल दें तो? आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो और अगर नीरज को आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? अस्मिता के इस सवाल ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। नीरज और अस्मिता की कई सारी पहेलियां एक दूसरे से मेल खा रही थी और अब उसका यह सवाल। मैंने कहा, जो चीज मेरी होगी वह चीज मुझे छोड़कर कभी नीरज के पास नहीं जाएगी। अस्मिता बोली, फिर भी यदि ऐसा कभी हुआ तो आप नीरज के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे? मैंने बेचैन होकर बाजू बदल दिया और बोला, तुम क्या बेकार का सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। अस्मिता बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे किचन में चली गई और मैं अंदर ही अंदर जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि मेरे सामने सब कुछ पूरी तरह से खुलकर आ जाए, लेकिन मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस राज से पर्दा उठाने के लिए मैं हर हद से आगे निकल जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे अस्मिता पर शक्ति का रुख अपनाना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वह मुझे खुला इशारा देना चाहती है। हुआ ये कि जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस लौटा तो यह देखकर जान ही निकल गई कि अस्मिता ने वही पायल पहनी हुई थी जो नीरज ने कल मेरे साथ जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं इस पायल को देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था, नीरज और अस्मिता का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मैंने कहा, अस्मिता, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझकर उससे जल्दी वाले अंदाज में कहा था ताकि अस्मिता को कुछ समझ में ना आए। वह मुस्कुराकर बोली, श्याम, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तब मैं अक्सर अपने सहेली के घर चली जाती हूँ। इस सहेली ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैंने पूरा प्लान सोच लिया था, इसलिए अगले दिन जब मैं ऑफिस चला गया तो नीरज से बोला, आज मैं तुम्हारे घर डिनर पर चलूंगा। अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा खाना बना दे। नीरज बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत थोड़ा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन किया था। छुट्टी होने को 1 घंटा बाकी था तब मैं नीरज को बिना बताए चोरी छुपे ऑफिस से निकल गया था और उसके घर की ओर बढ़ने लगा था। उसके घर पहुंचते ही मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। तभी सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी अस्मिता बैठी थी। अस्मिता मुझे देखकर थोड़ी डर गई। मैं आगे बढ़ा और बोला, अस्मिता, तुम और यहाँ? तुम कैसे जानती हो इन लोगों को? अस्मिता रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, श्याम, मेरी बात सुनो। मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। श्याम, आप तो जानते हैं कि आपके पिताजी के दोस्त के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थीं। दोनों का रंगरूप एक जैसा ही था। आपकी अस्मिता से सगाई हो चुकी थी। वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तैयार हो गई थी तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो अस्मिता घर से भाग गई। उसने खत लिखा था जिसमें उसने यह बताया कि वह किसी और लड़के को पसंद करती थी और इस लड़के के साथ भाग कर जा रही है। ये सब पढ़ने के बाद तो घर वालों पर कयामत आ गई थी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ और कहा, शिवांगी, तुम हमारी इज्जत बचा लो। अस्मिता की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने यह नाटक रचाया कि शिवांगी एक लड़के के साथ भाग गई है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक अस्मिता बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन नीरज खाने पर घर आया हुआ था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी शक्ल अस्मिता से मिलती जुलती होने से पहचान गया था। घर जाकर उसने अस्मिता से इसका जिक्र किया तो अस्मिता ने मुझे फोन किया और हमारा फिर से संपर्क हुआ। और नीरज आपको इसलिए जबरदस्ती अपने घर लेकर जाता था ताकि मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए।
आप और नीरज लॉन्च में बैठ जाते थे, जबकि अस्मिता और मैं उसके कमरे में बैठते थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर आपसे पहले ही घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइम में इसलिए घर से नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाएं। घर आते तो मुझसे पूछताछ करते कि कहाँ गई थी। तब मैं आपको क्या जवाब देती? जिस दिन आपको अस्मिता के घर जाना होता था, वह फोन करके आपसे पहले ही मुझे बुला लेती थी, इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चल सका। इतनी देर में अस्मिता भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो श्याम, मैं नीरज से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और के साथ रहती आपके साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता आपके साथ। इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको शिवांगी के रूप में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज मेरे की सजा इसे मत दीजिएगा। मैंने शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आ गया था। मैंने नीरज से बात करना बंद कर दिया है, जबकि शिवांगी हर दिन मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं नीरज और अस्मिता के साथ सुलह कर लूं। लेकिन मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? नीरज और अस्मिता को माफ कर देना चाहिए या उनसे अलग हो जाना चाहिए? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।